अगर हाईकमान अगर आपको टिकट देती है और आप जीत भी दर्ज करवा लेते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपकी बात रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप ही को कहा गया कि आपके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि नज़र आती है। लगभग 10 साल तक कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में जनता के बीच क्या कुछ लेकर के उतरोगे आप कि जनता आप पर विश्वास कर सके? उन विषयों में जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं उन विषयों पर श्रीमान बात तो नहीं करता। मेरे अधिकार में थोड़ी है टिकट देना या लेना। नहीं, मेरा आखिरी सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? आपकी भी तो इच्छा होगी कि मुझे टिकट मिले। घर बेच कर कर्जे उठा करके मैं कितने लोग आपको दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकल। और मैं चाहता हूँ जो मैं आपके बोल रहा हूँ माइक में, आप जिम्मेदारी के साथ कभी मेरे से संपर्क करके मैं आपको ऐसे 50 परिवार 2 घंटे में दिखा दूंगा कि जिनकी बीमारी की वजह से घर से बेघर हो गए। वो एक से एक धुरंधर जो नेता है वो इस बार मैदान में उतर चुका है। पर अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी और कांग्रेस पार्टी ने किसी अदर पर्सन को टिकट दे देती है तो क्या आप उस व्यक्ति का समर्थन करोगे? कई बार दावा कर देते हैं कि भाई टिकट मैं ही लेकर के आऊँगा। एक पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। क्या आपका विश्वास है अपने ऊपर? आज भी टिकट की दावेदारी को लेकर के कहीं ना कहीं एक सुई अटकी हुई है कि वो टिकट किसको मिलेगी। तो ग्रामीण विधानसभा से टिकट किसको मिलेगी, क्या आप जानते हैं? 2024 के चुनावों को लेकर के प्रत्येक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी पार्टी के जीत का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं आर्य सुरेश मलिक जी, जो कि अभी कुछ समय पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और दामन थामते ही कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसमें युवा सम्मेलन ऐसा भव्य कार्यक्रम था जो कि जिस लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम देखा गया, प्रत्येक लोग ये कह रहे थे कि ये तो सिर्फ एक युवा सम्मेलन था। अगर इन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अगर कोई रैली की तो उसमें कितने लोग होंगे। और ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग थे, जो लोग इनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी मन बना लिया है कि आगामी 2024 में ग्रामीण विधायक जो होंगे वो आर्य सुरेश मलिक होंगे। ऐसा है कि उन लोगों की क्या मंशा होती है, किन वादों को लेकर के वो जनता के बीच उतरेंगे और कौन सा वो वादा सबसे पहला वादा निभाएंगे जो लोग वो जनता से करते हैं। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद में कोई भी नेता आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही मैं कहूँगा, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, वो यही कहते हैं कि चुनाव की तैयारी भी हम कर रहे हैं और टिकट भी हम लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा यही रहता है कि टिकट किसको मिलेगी। तो प्रत्येक पार्टियों के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमें टिकट मिलेगी और हम जीत दर्ज करवाएंगे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है आर्य सुरेश मलिक जी, जिन्होंने अभी हाल ही में रॉयल मेंशन में कार्यक्रम किया था युवा सम्मेलन। युवा सम्मेलन की पूरे पानीपत नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में चर्चा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने भी यह कार्यक्रम देखा उनके मन में सिर्फ यही आवाज़ थी कि अगर आज भी चुनाव करवा लिए जाएं और आज अगर टिकट मिल जाती है तो हमारे ग्रामीण विधायक होंगे आर्य सुरेश मलिक। मलिक साहब ये बताइए, पहली बात तो पहला कार्यक्रम ऐसा था क्योंकि पानीपत के अंदर तमाम लगभग 3 जगह पर कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम था और सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी वो आप ही के कार्यक्रम में थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता जो थी वो तो पानीपत की ही थी, कोई बाहर से तो बुलाई ही नहीं थी। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शक साथियों को मेरा सादर नमस्ते। देखो, मैंने तो अपनी तरफ से 4 दिन में प्रयास किया। ये सिर्फ 4 दिन की मेहनत थी? हाँ, मेरे को फ़ोन आया था कि चाय के लेने के लिए। फिर मुझे लगा कि मैं चाय का कार्यक्रम करता हूँ तो उसमें खाली एक जो राजनीतिक बात है, खाली इतना कि मेरे घर MP साहब आए और वो चाय पी करके गए, उससे कोई उसके समय की कोई उपयोगिता नहीं हुई। जी जी। तो उसमें ये नहीं पता चला ना कि भाई आर्य सुरेश मलिक के पीछे कितने लोग हैं। वो भी, और समय की उपयोगिता का मतलब है कि चाय पीने से तो मैं तो उनको जानता हूँ, मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, लेकिन उसमें पार्टी का काम क्या हुआ? मेरे घर चाय पीने से पार्टी का काम क्या हुआ? तो मुझे लगा भी पार्टी का काम कैसे किया जा सके। मेरा जो अपना ग्रुप है, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं,
जो हमारा समाज है पूरे पानीपत ग्रामीण हल्के में, तो उनसे भी माननीय सांसद जी को रूबरू कराया जाए ताकि उनका भी आपस में परिचय हो और वो पार्टी की जो गतिविधियों से जुड़ें, पार्टी की नीतियों में विश्वास करें। तो मुझे लगा मैं कोई इसको सम्मेलन रखता हूँ बजाय चाय के, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो, आगे से वो भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करें और पार्टी हरियाणा में सत्ता में आए ताकि सबको सेवा करने का मौका मिले। जिस प्रकार इस सरकार से जनता में तराई तराई मची हुई है, आप नीचे अभी आप यहाँ बैठे आप देख रहे नीचे से नारे गूंज हर दिन हाहाकार है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उस चाय को मैंने किया कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं एमपी साहब से जोड़ सकूं, इस सोच के तहत मैंने वो कार्यक्रम किया। ये बताओ, उस दिन पानीपत में लगभग 3 जगह प्रोग्राम थे और तीनों जगह पर भी अगर हम भीड़ को भी मेंशन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि भाई जैसे ये जो लोग हैं ये यहीं के थे, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कुछ बाहर से बुलाए गए हों। मैंने तो कोई बुलाया नहीं, हमने तो यहीं के सारे नहीं बुलाए गए। समय इतना था, मुश्किल से कॉल नहीं हो सकी, तो कोशिश भी करी क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भी करनी थी, लगातार प्रचार प्रसार करना था, कॉल करनी थी। हमारे तो यहीं के नहीं बुलाए गए, यदि यहीं के ही। और पानीपत में उस दिन 3 कार्यक्रम नहीं, पानीपत में 9 कार्यक्रम थे, सब छोटे। अपने राज्यसभा सांसद को लुभाने का कार्य किया। चलो मैं तो लुभावना नहीं, उनकी हमारी सबकी ड्यूटी बनती है। यदि हम कार्यक्रम लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा कर करके और एमपी साहब से मिलवाएं, तो ये हम सबकी ड्यूटी थी और सब ने अपनी ड्यूटी को बेहतर निभाया भी। सब ने अच्छे कार्यक्रम किए। अच्छा ये बताइए, ये युवा सम्मेलन था या शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, मैंने तो उसको युवा सम्मेलन नहीं करा, वो शक्ति प्रदर्शन का नाम तो आप लोगों ने दे दिया। मैंने तो अपने साथियों को फ़ोन किए, भाई ऐसे ऐसे एमपी साहब आ रहे हैं और वहाँ पे मिलेंगे, तो वहीं पे हम रहेंगे, इस प्रकार का फ़ोन था। मैंने तो कितने फ़ोन सबके फ़ोन करता हूँ, कितने फ़ोन में रिकॉर्ड है, कोई एक में भी मैंने किसी को ये नहीं कहा कि कहीं से भी आदमी ले करके आने हैं। मैं आपको उल्टा इतने फ़ोन सुना, जिन्होंने मुझे कहा भाई साहब कितने आदमी लेके आने हैं, मैंने कहा ना, जितने तेरे साथ आराम से अपने अगल बगल से साथी मित्र अपने गांव से, अपने सेक्टर से, अपनी कॉलोनी से आए, वही, बाहर से कोई आदमी नहीं बुलाना। मैं तो ऐसा सबको बोला क्योंकि शुरू से ही मैं हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में, शुरू से ही मैं पानीपत में सक्रिय अपने विद्यार्थी जीवन से रहा हूँ। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सर्कल हैं, तो सर्कलों में एक एक भी मैसेज जाए तो इतना बड़ा सम्मेलन हो जाता है। आज भी टिकट की दावेदारी को लेकर के कहीं ना कहीं एक सुई अटकी हुई है कि वो टिकट किसको मिलेगी। तो ग्रामीण विधानसभा से टिकट किसको मिलेगी, क्या आप जानते हैं? ना मैं तो ये ना जानता और ना मेरा जानने का प्रयास। ये सुई तो जब किसी को मिल जाती है ना, उस दिन सुई हटती नहीं, ये सुई अटकी रहती हैं और ये हर जगह की बात रहती है। ऐसा मैं या लेना नहीं, कई बार दावा कर देते हैं कि भाई टिकट मैं ही लेकर के आऊँगा, एक पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। क्या आपका विश्वास है अपने ऊपर? नहीं, विश्वास तो अपने आप पर मेरे को हमेशा से खूब रहा है और विश्वास रहना भी चाहिए। जब आदमी का ज़िंदगी में अपने पे से विश्वास डगमगाने लग जाता है तो जीवन डगमगा जाता है। पूरी तरह से विश्वास है, लेकिन मैं टिकट के संदर्भ में उस बात को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टिकट तक निरंतर काम करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि टिकट मिले चाहे ना मिले, लेकिन पार्टी की सेवा करनी है, इसी तौर पे काम करना है। कोई हम डेली है थोड़ी कि अब उसमें नहीं, पार्टी के लिए काम करना है। जिस भी साथी को टिकट मिलेगी, चाहे वो कोई भी है, हमने तो अपना 100% देना है। जितना हमारे से बन पाएगा, तन मन धन से बन पाएगा, उतना हम काम करेंगे। हर सक्रिय व्यक्ति की, हर राजनीति करने वाले की इच्छा होनी भी चाहिए। जिसकी इच्छाएँ मर गई उसका जीवन क्या? इच्छाएँ रखनी चाहिए और इच्छाएँ होनी चाहिए। लेकिन मेरी इच्छा ये का मतलब ये थोड़ी है कि मेरी इच्छा है तो दूसरा कोई नहीं, सब स्वीकार है। उनकी जो दूसरे लोग टिकट मांग रहे हैं उनकी भी अपनी योग्यता है, उनके भी अपनी मांग जायज़ है, तो वो गलत नहीं है कोई भी कहीं। मैं जो मेरा है तो वो मेरी अपनी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा दूसरों पर भारी पड़े या मेरी इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा है, ऐसा तो नहीं है ना। राजशाही नहीं चल रही ना जी। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी और कांग्रेस पार्टी ने किसी अदर पर्सन को टिकट दे देती है तो क्या आप उस व्यक्ति का समर्थन करोगे? निश्चित तौर पे बिना किसी के कहने से, बिना ना ऊपर से कोई फ़ोन आएगा ना उस टिकट को मेरी मिल गई उसका आएगा, सबसे पहले आगे खड़े होंगे। तो सुरेश मलिक का ये कहना है कि टिकट की हमें लालच नहीं है, टिकट की हमें ज़रूरत भी नहीं है, और अगर हम जो सेवा करेंगे तो लोगों की तन मन धन से करेंगे। और इन्होंने आज ये भी कह दिया कि टिकट
जिसको भी मिलेगी हम उसका भी बिल्कुल स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे उसका और उसको जीत दर्ज करवाएंगे। और यह भी कह दिया कि टिकट की मंशा जो होती है वो हर किसी व्यक्ति को होती है, चाहे वो कोई भी हो। अब सवाल ये रहेगा कि आखिर टिकट किसको मिलती है। सर ये बताइए कि लगभग ग्रामीण विधानसभा से काफ़ी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, जो टिकट हमें ही मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि लगभग 10 से 12 लोग हैं जो टिकट को लेकर के एक दूसरे को पीछे पछाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं? नहीं, वो देखो कौन लगे हुए तो वही बताएंगे, मैं नहीं लगा हुआ। मैं तो सदा से ही, चाहे वो अपना एजुकेशन का क्षेत्र है रहा हो, चाहे अपना व्यक्तिगत जीवन रहा हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र रहा हो, मैं तो हमेशा अपनी लाइन खींचने में विश्वास करता हूँ। इसको पछाड़ना उसको पछाड़ना ये मेरी नीति का कभी हिस्सा रहा ही नहीं। अपने ग्रामीण विधायक के कामों से खुश हैं? चाहे बात करें सनोली रोड की, चाहे बात करें बरसत रोड की। नहीं, आपने तो 2 ही रोड गिनवाए, मैं आपको सारे रोड गिनवा देता हूँ। आप किसी टाइम आओ और 1 घंटा दो, आप उस रोड पे जा कर के देखो, रिसाड़ू रोड को आप देखो, उधर 29 सेक्टर रिसाड़ू रोड जाता है वो करो। मैंने सारी मीटिंगों में बातें उठा ली, पैसा उसका सेंक्शन हो गया, लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा। इसका कारण तो सरकार ही बेहतर जाने। और हर जगह से बुरे हाल चारों तरफ, अब किसी रोडों पे निकल जाओ, चर्चा का जो रोड होता है ना, जोड़ों की स्थिति आप देखो है। मतलब कि जो लोकतंत्र में जो मौलिक ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत अधिकार जो मिलने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका भी कोई वो नहीं। हाईकमान अगर आपको टिकट देती है और आप जीत भी दर्ज करवा लेते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूँ विजन के साथ ही राजनीति करनी चाहिए, केवल ये नहीं कि मतलब मुझे मिल जाए मैं बन जाऊँ, उससे होगा क्या? एक आदमी का नाम कहीं दर्ज हो जाएगा बस इतना, या उस परिवार का नाम दर्ज हो जाएगा बस इतना, क्या इसलिए राजनीति करनी है? नहीं, ये लंबा विजन ये होना चाहिए कि आखिर उससे वो क्या करेगा जो दूसरे उसको लगता है मैं इससे अलग करूँगा। आपका अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि पूरा समाज 100% शिक्षित हो। आज भी शिक्षा को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मैंने ये जिला परिषद की मीटिंग में भी सवाल उठाया था, और अब की बार आपने देखा हो अखबारों की मुख्य हेडिंग वो बनी थी 5-5 किलोमीटर में स्कूल नहीं, वो सवाल मैंने उठाया था। और पूरा मैंने लेटर भी अपनी तरफ से निकाल दिए हैं, सबसे मांग रखे हैं कि कहाँ पे क्या क्या स्कूलों की स्थिति है। आप यहाँ पे एक कच्चा कैंप में स्कूल है, सरकारी स्कूल, यहाँ से लेकर के कितना लंबा चौड़ा काबड़ी रोड दोनों हो गई, और काबड़ी स्कूल काबड़ी गांव के उस साइड पड़ता है, यहाँ से लेके वहाँ तक एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, जिसके बीच में शायद 70-80 हज़ार जनसंख्या रहती है। सरकार की तरफ से स्कूल का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये आपको भी हैरान करनी चाहिए बात है कि 70-80 हज़ार की जनसंख्या में एक भी सरकारी स्कूल का ना होना। गाँवों में फिर भी चाहे 1,000 की जनसंख्या गाँव में स्कूल होता है। इन कॉलोनियों का क्या कसूर है? क्या कॉलोनी वासियों को पढ़ना नहीं? क्या ये बाहर से आए प्रवासी लोग हैं बेचारे, यहाँ आकर के धीरे धीरे इन्हें प्लाट लिए हैं, धीरे धीरे इन्हें बनाए हैं, इन्होंने कर्जे उठा उठा कर चीज़ें बनाई हैं। क्या इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या ये देश के नागरिक नहीं? क्या ये किसी प्रकार का टैक्स, ये सब प्रकार का जो भी इनका बनता है, ये क्या ये टैक्स नहीं देते? तो क्या वहाँ स्कूल नहीं होने चाहिए? जहाँ पे कम से कम 4 स्कूल होने चाहिए, वहाँ एक भी स्कूल नहीं है। अब इतनी दूर दूर जा कर के कितने लोग ये सुविधा ना होने से वंचित रह जाते हैं। एक बात शिक्षा, दूसरा मैं देखता हूँ स्वास्थ्य। हम सारा दिन कॉलोनियों में, गांवों में, पूरे क्षेत्र में घूमते हैं भाई, तो हम देखते कितने सारे लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिलता। वो अपने घर बेच करके, मोटे मोटे ब्याजों पर कर्जे उठा करके वो अपना इलाज करवाते हैं। एक तरफ तो सरकार गेट बनवाती है, पार्कें बनवाती है, अच्छी बात है, गेट बनवाए गए हैं, लेकिन गेट के नीचे को अगर आप निकलोगे ना तो वहाँ पर गड्ढे हैं। आप किसी भी गेट की बात कर लीजिए। हाँ, तो तभी ना, अब वो गेट बनाना अच्छी बात है, उससे भव्यता आती है, सुंदरता आती है, पार्क अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये थोड़ी कि पार्कों पे तो आप 2-2 करोड़ रुपए खर्चे कर ग्रेनाइट पत्थर लगा रहे हो, गेटों पे आप 2-2 करोड़ के गेट बनवा रहे हो। जाना तो लोगों ने नीचे से ना, कम से कम वो भी तो स्मूथ होना चाहिए ना। दूसरा पॉइंट आपको स्वास्थ्य का है ना। सड़कें तो आपको मैंने गिनवाई दी सारी, आप 24 सेक्टर वाली सड़क देखिए, किसी भी आप सेक्टर की भी देख लो, बनती क्यों नहीं है? सेक्टर वासी है, सरकार की सोच नहीं है, सरकार कन्फ्यूज है। सरकार की क्या मनसा भी तो वही जानते हैं कि क्या है। एक तरफ पैसा उन कामों में लग रहा है, तो जो मूल ज़रूरत है, जो सबसे पहली ज़रूरत है,
अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे कि देश का विकास होगा तो सड़कों से निकल करके होगा। आपकी बात रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप ही को कहा गया कि आपके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि नज़र आती है। नहीं, ये किसने कहा मुझे नहीं पता। मैं दिखा दूंगा आपको। ये तो मैंने तो जस्ट इतना कहा कि ये वाजपेयी जी ने कहा था कि देश के विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरेगा। यदि इस बात को जितना सोचोगे विचारोगे उतनी समझ में आएगी कि सड़कें ज़रूरी हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति आप कोई बाहर से नहीं आए, खाली आज इंटरव्यू के लिए आप आए, यहीं आप रहते हैं, सारा दिन घूमते हैं, हर तरफ आप हुड्डा सेक्टर्स में देखियो जहाँ पे इतने महंगे प्रॉपर्टियों के रेट है, सड़कों की हालत देखो, कच्ची कॉलोनियों में देखो, गाँवों में देखो, हर जगह सड़कों के बुरे हाल हैं। तो जो आपने अच्छा अगला जो सवाल मैं जो कह रहा, मैंने पहली जरूरत आपको बताई, शिक्षा पे हम काम करना चाहते हैं, दूसरा स्वास्थ्य पे, कि ये स्थिति है कि जो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो लोगों के पास सरकार की ओर से सुविधा नहीं है कि उनके इलाज हो जाए, वो उनके कर्जे नहीं उतरे, उनको भागना पड़ेगा घर छोड़ छोड़ के। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती? कम से कम स्वास्थ्य का तो बीमा होना चाहिए। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में भी सुविधाएं देते हैं। खानपुर हो गया, रोहतक हो गया, चंडीगढ़ PGI हो गया, वहाँ पर भी तो इलाज होता है। नहीं, कितना, किस स्तर पे? हर ज़िले में PGI होना चाहिए कम से कम, या इन पे इस तरह के कार्ड बनने चाहिए। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें सारी स्वास्थ्य फ्री रहना चाहिए। आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी तो बीजेपी ने करवाई है। ये सारे जितने कार्ड बने हुए हैं, आयुष्मान कार्ड, ये PPP, फैमिली कार्ड, ये जितना सब कुछ है, ये सब पेचीदगियों से भरा हुआ है, ये क्लियर ही नहीं है। अभी आप देखो ना नीचे, अब मैं जिस तरह का आपको बता रहा था, किलकारियाँ लग रही हैं, सारा दिन ऐसे रहता है। और तीसरा जो पॉइंट आपने मेरे से सवाल किया था, क्या करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, तीसरा आम आदमी को न्याय। जो आम आदमी है, परिवार वालों ने एक एक आदमी को इसलिए छोड़ रखा है अपने कागज़ सीधे करवाने के लिए। किसी की फैमिली ID ख़राब हो रखी है, किसी के राशन कार्ड कटे हुए हैं, किसी का ये प्रॉपर्टी ID बिगड़ी हुई है। कोई इनकी ज़रूरत ही क्या है? क्या होना था इनसे? हर खसरे का खसरा नंबर है, उसके तरतीब में तकसीम कटे हुए हैं। हर प्रॉपर्टी के पहले भी नंबर थे, रिवेन्यू में सारे नंबर कटते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी थी। सरकार को जो बहुत ज़रूरी कार्य है उनको छोड़ करके सरकार वो काम करती है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। लगभग 10 साल तक कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर रही है। ऐसे में जनता के बीच क्या कुछ लेकर के उतरोगे आप कि जनता आप पर विश्वास कर सके और आप ही को वोट दे? नहीं, जनता तो पूरा विश्वास कर रही है। विश्वास तो आप हर डगर डगर पे, हर पग पग, हर पल पल आपको दिखेगा, और दिखा है, कोई बात नहीं। हम तो व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से जनता के बीच में रहने वाले हैं और रहना चाहिए। यदि कोई आदमी समाज के राजनीति का काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको समर्पित भाव से बिल्कुल अपना परिवार मान करके काम करना चाहिए, और वो भाव से हम सदा रहे हैं और रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? गुटबाजी तो कोई खास बात नहीं होती, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, कहीं कहीं वो टकरा जाती हैं, और ये स्थिति हर पार्टी में होती है। और ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कोई गुटबाजी मुझे दिखती भी नहीं। वो क्या होता है, जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रही है अपना, यदि हम एक ही संगठन में, तो लोगों को ऐसा लगता है गुटबाजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको भी टिकटें मिलेंगी, जो कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, जिसको टिकट मिलेंगी, सभी बिल्कुल एक कार्यकर्ता की तरह उसका काम करेंगे। तो आर्य सुरेश मलिक ने हमारे प्रत्येक सवालों का जवाब इस प्रकार से दे दिया है कि किसी भी चीज़ में कोई भी अपारदर्शिता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो हमारी आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर जो हमने सवाल किए, जो इन्होंने जवाब दिए हैं, तो क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आने वाली 2024 में जो सत्ता परिवर्तन जो लोग चाहते हैं, आखिर लोगों का क्या कुछ मूड है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।